हेलो एवरीवन। सो आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है द सेल ऑर्गेनाल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। ये चैप्टर 1 नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 1 द सेल का पार्ट 4 है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सारे सेल ऑर्गेनाल के स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और फंक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है कि एक सेल में सारे ऑर्गेनाल जो है वो फिक्स्ड होते हैं और अपना उनका अलग ही फंक्शन होता है, सबका अपना अपना। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के अंदर हमको क्या पॉइंट्स कवर करने हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, उसके बाद देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सेल ऑर्गेनाल है। देन बाकी सेल ऑर्गेनाल भी हम स्टडी करेंगे लाइक गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, mitochondria, plastids, vacuoles, cell inclusions, and difference between a typical plant cell and a typical animal cells। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर दी सेल ऑर्गेनाल्स। सेल ऑर्गेनाल्स क्या चीज़ है या क्या क्या है? सेल ऑर्गेनाल आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो सेल ऑर्गेनाल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उनकी खुद टिपिकल मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट दे आर प्रेजेंट टू डील विथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो उनका काम होता है कि वो सेल में हो रही जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको वो काम करे और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करे। ईच सेल ऑर्गेनाल हैज अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, हर सेल ऑर्गेनाल का अपना खुद का एक शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शन होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हमने दो टाइप की सेल पढ़ी है। एक सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरी सेल है यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रो मीन्स होती है जो प्रोटो होती है, मतलब प्रिमिटिव टाइप। ओके, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल में आपको कोई भी सेल ऑर्गेनाल देखने को नहीं मिलते हैं। इवन न्यूक्लियर एनवलप भी डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइन होता है, उसका सारा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म में ही डिजोल्व रहता है, जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो डिजोल्व रहता है। ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल में एक टिपिकल शेप के साथ सभी ऑर्गेनाल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में व्यवस्थित होते हैं, प्लस न्यूक्लियर रीजन भी वेल डिफाइंड होता है। तो ये सेल प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नाउ फर्स्ट cell organelle, that is endoplasmic reticulum. In short, we can also call ER, that is endoplasmic reticulum. It is visible only under the using electron microscope. ठीक है, now structure is that it has an extensive network of intracellular membrane bound tubes and vesicles. Okay, here you can see in the diagram there is a intensive network of tube and vesicles. Okay, now all vesicles are membrane bound structure. There are two types of endoplasmic reticulum present in the cell. First type of that rough endoplasmic reticulum, hence we say RER, and second type of that smooth endoplasmic reticulum, we say SER. Now study about rough endoplasmic reticulum, that is RER. Rough endoplasmic reticulum rough इसलिए होती है, it has because of the attachment of large number of grain like ribosome over the cytoplasmic surface. If I zoom the picture, you can see there are so many granular like structure present on the surface of endoplasmic reticulum, hence it is called rough endoplasmic reticulum. ठीक है, now these are the sites of protein synthesis. Okay, ribosome is called protein factory of the cell. So rough endoplasmic reticulum is in the help of protein synthesis. They are engaged in the synthesis and transport of protein. तो प्रोटीन बनाती है प्लस ट्रांसपोर्ट भी करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
RER इज वेल डेवलप्ड इन द सेल दैट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट प्रोटीन। उन सेल में ज़्यादा ये अच्छे से डेवलप होता है जो सेल प्रोटीन बनाने का काम करती है। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज विदाउट राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक plasmic reticulum is also called SER in a abbreviated form. It consists of mainly tubes and vesicles. ट्यूब और वेसिकल्स होते हैं। नो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सेल, कोई राइबोसोम नहीं होता, दैट इज वाई दे आर स्मूथ। एंड सेकेंड, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स, हेल्प करती है फैट और लिपिड मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इट हैज वेल डेवलप्ड इन द सेल दैट सिक्रीट द लिपिड्स। तो इन सेल में ज़्यादा डेवलप होती है जो सेल लिपिड का सिक्रीशन करती है। इट forms the transport vesicles in which large molecule of protein and lipid are transported from one cell to another। तो ऐसे चैनल्स और वेसिकल्स बनाती हैं जो प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। Some protein and lipid which are synthesized in the cell with the help of ER endoplasmic reticulum are utilization in building of the cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम करते हैं वो प्रोटीन और लिपिड, और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट फॉर व्हाट? इट एक्ट्स एज सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल एंड ऑल्सो मेंटेन द फॉर्म। तो सेल का फॉर्म और शेप जो है मेंटेन करती है एक स्केलेटल फ्रेमवर्क बना के। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। थर्ड ये काम करती है, ये हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक चैनल बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन फोर्थ, लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाल्स। इट कीप द सेल ऑर्गेनाल प्रॉपरली स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन टू वन अनदर। तो ये फिक्स करती है सारे सेल ऑर्गेनाल को एक अपनी प्लेस में रखने के लिए, और उनके बीच जो रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो, उसको बना के रखती है। नाउ सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसा कि हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें सारे तरफ राइबोसोम जो है अटैच होते हैं, तो ये एक्सटेंसिव सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन हो सके। नेक्स्ट दिस है सरफेस और सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंस, जैसे मैंने फैट और उसके लिए बताया, लिपिड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। देन नेक्स्ट, पैकेजिंग। Packaging is one of the most important function of endoplasmic reticulum, that protein get packaged into the secretory vessels of endoplasmic reticulum। तो ये पैकेजिंग करती है प्रोटीन, लिपिड, फैट्स की। डिटॉक्सिफिकेशन करती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जो नेसेसरी नहीं है साइटोप्लाज्म में, और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स में हेल्प करती है। मैंने जैसे बताया कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है, तो वैसे ही ऑर्गेनल्स के फॉर्म करने में इसका हेल्प होता है। एंड नेक्स्ट दैट इज मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जैसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इसकी हेल्प से हो पाता है बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज गोल्गी apparatus। कुछ इस तरीके का दिखता है जिस तरीके का पिक्चर में दिख रहा है। It is also called Golgi complex in a plant cell. These structure are called dictyosome। तो Golgi complex भी बोलते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में इसको दूसरा ही नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, it means in the plant cell we not call them Golgi apparatus, we only refer as dictyosome। और ये डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 में, दैट इज वाई द नेम गोल्गी apparatus। ओके, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है ये गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus इज अ डिश शेप ऑर्गेनल होता है, कंसिस्टिंग अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arrange approximately parallel to each other in flattened sac like saccule called cisternae। तो गोल्गी apparatus एक डिस्क शेप होता है जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं पैरेलली, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि सब मेम्ब्रेन जो है पैरेलली अरेंज है। एंड देन फ्लैटेंड सेक्युलर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है,
Now, next point is that two poles of Golgi complex are called cis phase and second phase that is trans phase. तो यहाँ पे दो हमको visible phases दिख रही हैं. ये आप थोड़ा सा डायग्राम को अगर मैं जूम करूं, यस, तो ऊपर का जो फेस है उसको हम बोलते हैं सिस फेस, और नीचे वाला जो फेज है इसको सिस फेज बोलते हैं, नीचे वाला जो फेज है उसको ट्रांस फेज बोलते हैं. ये जो चैनल्स दिख रहे हैं इन चैनल्स को हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, और उनके अंदर जो गैप है उसको ल्यूमेन, यहाँ जो है इनकमिंग वेसिकल. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ होता है गोल्गी अपैरेटस का. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस. तो इस फंक्शन में आप क्या फंक्शन करता है, तो यहाँ पे आप पाथ देख सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का जो रफ एंडोप्लाज्मिक से निकल करके गोल्गी अपैरेटस में आ रहा है, ठीक है. तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फर्स्ट function of the Golgi apparatus. It modifies, sorts and packages the materials coming from the endoplasmic reticulum or synthesized in the Golgi itself. तो या तो Golgi में खुद बने या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, उसको वो पैकेज करने का काम करती है. सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनास. इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम. इस सब का मैन्युफैक्चरेशन में काम करता है. थर्ड है एक्रोसोम फॉर्मेशन. ह्यूमन स्पर्म में जो आगे का स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें जो हेड वाला जो पार्ट होता है उस हेड रीजन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है गोल्गी अपैरेटस, ठीक है. और फोर्थ इसका है फॉर्मेशन ऑफ योक. इट प्रोड्यूस द योक इन एग्स. अगर एग का जो येलो वाला रीजन देखेंगे उसको योक बोलते हैं, वाइट वाला जो रीजन होता है उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं. तो योक फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गोल्गी अपैरेटस. नाउ सेकेंड another one cell organelle that is ribosome. तो राइबोसोम क्या होता है, these are dense spherical granule like particles about 150 to 250 आर्मस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर. जो इनका साइज होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग इज अ यूनिट फॉर द वेरी वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल टाइनी थिंग्स, ठीक है. दीज वर डिस्कवर्ड बाय द जॉर्ज प्लाडे in 1955 under the electron microscope. तो सारी ये सब सेल ऑर्गेनल आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही देखे जा सके. राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में मिलता है, ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल में वो फ्री जो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होते हैं और उनका साइज होता है 70s. अब व्हाट इज 70s, ये स्वेडबर्ग यूनिट है. जैसे किसी की साइज को नापने के लिए, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, वैसे ही छोटे यूनिट को नापने के लिए स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है. नाउ इन यूकैरियोटिक सेल दे अकर्स फ्रीली एज वेल एज अटैच द साइटोप्लाज्मिक सरफेस एट आरईआर एंड न्यूक्लियर एनवेलप. यूकैरियोटिक सेल में ये फ्रीली भी घूमते हैं, रहते हैं, और साइटोप्लाज्मिक सरफेस जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखा गया, न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ये चिपके हुए रहते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है. Both type of ribosome are similar in structure. Chemically both ribosomal subunit of एक उसमें राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स होते हैं. तो ये दो सब यूनिट से, ऊपर की जो यूनिट होती है उसको लार्जर सब यूनिट बोलते हैं, नीचे की जो सब यूनिट होती है उसको स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं, और दोनों सब यूनिट मिलके जो है राइबोसोम का फॉर्मेशन करती हैं, दोनों सब यूनिट जुड़ के. इनका फंक्शन जो होता है बेसिकली, राइबोसोम प्रोवाइड द स्पेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल, हेंस दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में जो एक चैनल से जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों सब यूनिट जुड़ के, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट, दोनों सब यूनिट जुड़ के प्रोटीन चैन का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम. लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है. लाइसिस मतलब होता है डिसोल्यूशन, सोमा मीन्स होता है बॉडी, मतलब ये बहुत सारे ऑर्गेनल को डिसॉल्व करने का काम करते हैं. तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर ऑर्गेनल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन के, इन द यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. दीज वर डिस्कवर्ड बाय C.D. Dewey in 1949. It is visible under the electron microscope only as all rest of the cell organelles. They are very tiny. They are spherical structure, evenly distributed रहते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में एक जैसे,
एंड देयर ग्रेनुलर फ्लूइड में उनका एक हाइड्रोलिटिक यानी डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, जस्ट लाइक हमारे स्टमक में HCl और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वैसे ही। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो रहते हैं वो डाइजेशन कर सकते हैं सारे ऑर्गेनिक मटेरियल का। तो मेम्ब्रेन उनकी प्रिवेंट करती है एंजाइम को बाहर निकलने के लिए। तो जब तक के मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक किसी को भी डाइजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसकी मेम्ब्रेन समहाउ अगर सेल में कुछ गड़बड़ी हो गई और इनकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई तो इनके अंदर भरा हुआ जो एंजाइम है जो आपको दिख रहा है वो बाहर आ जाता है और सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है। तो इसीलिए कई बार होता है कि लाइसोसोम पूरा बर्स्ट होकर पूरी सेल ही खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसे जो मतलब ऐसे नेचर के वजह से लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, जो पूरी सेल को ही खत्म कर देता है फटने के बाद। नाउ फंक्शन क्या है लाइसोसोम का? फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल, डाइजेशन करता है सेल में। सेकेंड है डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, जैसे कोई बैक्टीरिया या कुछ आ गया तो उसको भी वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। देन डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल फॉरेन बॉडी लाइक, एंड ऑटोफेजी, ऑटोफेगी मतलब पूरी सेल को ही खुद डिस्ट्रॉय कर देना जब सेल में गड़बड़ी हो जाती है तब, ठीक है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक और सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सिंगुलर अगर बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन होता है, तो सिंगुलर जो है माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, बट डिटेल स्ट्रक्चर जो है हमको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। दे आर यूजली सॉसेस शेप होते हैं, बट मे बी स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, इवन ब्रांच भी हो सकते हैं। तो इनके कई टाइप देखे गए हैं अलग अलग सेल में। Each mitochondrion is bounded by double membrane envelope, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, येलो कलर। एंड देन आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल, मीडियम साइड मॉलिक्यूल और आयन के लिए वो फ्रीली परमिएबल रहती है। लेकिन जो अंदर की मेम्ब्रेन है इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड थ्रोन इनटू द न्यूमरस फोल्ड एंड इंक्रीज द इट एरिया ऑफ सेवरल टाइम। तो इस कई तरीके के फोल्ड जो बने हुए हैं, जो फिंगर लाइक फोल्ड दिख रहे हैं उसको क्रिस्टी बोलते हैं। सिंगुलर अगर देखेंगे तो क्रिस्टा है वो। द स्पेसेस बिटवीन द क्रिस्टी इज कॉल्ड इनर चैम्बर, इट इज अ फिल्ड विद एंडेंस फ्लूइड कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसका खुद का अपना डीएनए और खुद के राइबोसोम भी होते हैं। ऑटोनोमस सेल होती है, मतलब खुद अपना काम खुद कर सकती है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, तो अपने प्रोटीन भी खुद बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन अगर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन सीट ऑफ द सेल रेस्पिरेशन, यहाँ पे सेल में रेस्पिरेशन होता है। वो क्या करते हैं, यूज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को टू ब्रिंग अबाउट द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, जो कार्बोहाइड्रेट फैट जो हमारा जो डिपॉजिट होता है जाके बॉडी में सेल में, उसको ब्रेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। इससे उनको मिलता है एनर्जी, ऑक्सीडेशन करने से मिलती है एनर्जी, और एनर्जी वहाँ पे टेम्परेली स्टोर रहती है एक हाई एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं उस फॉर्म में। ऑन दिस अकाउंट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन डिस्क्राइब एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। एटीपी जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक करेंसी ऑफ एनर्जी है। जैसे कि इंडिया में जो वेल्थ की जो करेंसी है उसको रुपीस के उसमें माना जाता है, ठीक है। बाकी अलग अलग में डॉलर और समथिंग और येन, ओके, रुपए, रुपीस, व्हाटएवर। तो इस तरीके का अलग अलग जो करेंसी होता है तो उसमें वेल्थ को या उसको नापते हैं। वैसे ही एनर्जी की जो करेंसी होती है उसको एटीपी में नापते हैं कि कितनी एनर्जी उसमें है। जैसे वोल्ट हो गया, वॉट हो गया, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वैसी एटीपी में होती है बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। नाउ प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में ही होते हैं, ठीक है। दो टाइप के प्लास्टिड देखे गए हैं ज़्यादातर कॉमनली, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड है और ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड है। यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लास्टिड दिख रहे हैं, एटीप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। मेजरली हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ओनली 2, ठीक है, जिनका फंक्शन हमको देखना है। तो सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी है, इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। दैट इज वाई
The plant can able to make their own food in the help of sunlight, carbon dioxide, water and minerals. Okay, and that is why the plant always look green. Okay, uh, it is also contain the various yellow and orange pigment in addition to the chlorophyll. Due to the presence of carotenoid, it is found in the certain algae and the flower. तो कुछ algae जो है वो ग्रीन ना होके ब्लू ग्रीन होती है, ब्राउन एल्गी भी होती है इन द फ्लावर. फ्रूट जो है उनका कलर रूट्स ऑफ हायर प्लांट में अगर देखेंगे तो अलग अलग. ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट है प्राइमरी ऑर्गेनाल है जो जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेनुल ये सब उसमें स्टोर होते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेजरली हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में. तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का होता है, उसमें न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर होती है, एक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. ठीक है. और उन जो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. ठीक है. और जो इसमें मेम्ब्रेन लेयर जो होती है उसको हम थैलेकॉइड्स बोलते हैं. ठीक है. और इनका फंक्शन अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. फर्स्ट. सेकेंड है अट्रैक्ट द पॉलिनेटर फॉर द पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं. थर्ड है स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये मैं सबका फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ऑन डी नॉट क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली. ओके, तो इनका फंक्शन ये होता है. नाउ वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं? इट इज अकर इन द मोस्ट ऑफ द सेल्स, प्लांट एंड एनिमल बोथ. स्मॉल रहते हैं साइज में बट नंबर ज़्यादा रहता है एनिमल में. ठीक है. फंजाई और प्लांट सेल में लार्ज साइज का लेकिन नंबर बहुत कम होता है, जैसे एक ही रहेंगे लेकिन बहुत बड़े वैक्यूल रहते हैं. वैक्यूल जो रहते हैं स्टोरेज सैक्स होते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट. ठीक है. यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं. फंक्शन इसका देखेंगे तो ये है स्टोरेज ऑफ मटेरियल में भी सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में स्टोर होता है, लाइक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में. एंड सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल जो वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, यानी कि प्लांट सेल या एनिमल सेल में कितनी मात्रा में या क्वांटिटी में वाटर है इसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं. इन प्लांट दे प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. टर्जिडिटी मतलब प्लांट जो है वो स्टेबल जो रहते हैं, वो एक उनकी कैनोपी होती है तो उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं. उसके बाद आते हैं बात करते हैं सेल इंक्लजन्स के बारे में. सेल इंक्लजन्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं. दे आर ऑफन कॉल्ड अ ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंस एंड दे मे बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बोथ. कॉमन सेल इंक्लूजन आर स्टोर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन एंड इनऑर्गेनिक क्रिस्टल को ये स्टोर और एक्सक्रीट करने का काम करते हैं. अब हम देख लेते हैं एक प्लांट और एक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने अभी दोनों सारे सेल ऑर्गेनाल और सबके बारे में बात की, तो प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस तो ये है. तो सबसे पहला जो है प्लांट सेल जो है वो यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल होती है. एनिमल सेल है जो स्मॉलर होती है देन प्लांट सेल. सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी. मिडिल लैमेली प्राइमरी सेकेंडरी वॉल होती है, सेल वॉल इसमें नहीं होता है. प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल वॉल के अंदर जो पोर होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि प्लांट ग्रीन दिखते हैं. वैक्यूल लार्ज और परमानेंट होती है, वैक्यूल टेम्परेरी होती है, स्मॉल होती है. टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल के चारों तरफ होते हैं, इसमें टोनोप्लास्ट नहीं होते हैं, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है. सेंट्रियोल एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट. सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पेरिफेरी ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है, ये पेरिफेरी में होता है. लाइसोसोम रेयर होते हैं, लाइसोसोम होते हैं इसमें. स्टोरेज मटेरियल स्टार्च ग्रेन्स होता है. स्टोरेज मटेरियल जो है एनिमल की बॉडी में वो ग्लाइकोजन के ग्रेनुल्स होते हैं. तो इस तरीके का डिफरेंस जो है एनिमल और प्लांट सेल में देखा जाता है. और लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है. दिस इज वेयर आई एम ऑल दिस हैव टेकन. ओके. Now thank you for watching this video. I hope it has cleared your so many of doubt and understanding of topic. Okay, so thank you once again. Make important notes from it.